हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नेक्स्ट लेक्चर। हेडिंग का नाम लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखते हैं नंबर 1, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। रात्रि में तारों का टिमटिमाना। दूसरा पॉइंट, डूबी हुई क्षण का तिरछा प्रतीत होना। तीसरा पॉइंट, तालाब में मछली का वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देना। थोड़ा ऊपर दिखाई देना। क्लियर। चौथा पॉइंट, सूर्योदय के पहले व सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक सूर्य का दिखाई देना। सूर्य का दिखाई देना। क्लियर बच्चों, ये 4 एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना, डूबी हुई क्षण का तिरछा प्रतीत होना, तालाब में मछली का वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देना, और सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक लगभग यहाँ पर 1 मिनट माना जाता है, तो सूर्य का दिखाई देना। क्लियर। तो ये है, याद कर लेना इसको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग का नाम लिखते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। चलिए इसका फिगर बनाते हैं बच्चों, समझते चलते हैं। M1 M2 AN1 ON2। समझते हैं। क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की जो घटना होती है बच्चों तब होगी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तब। तो चलिए देखते हैं, पहला माध्यम लेते हैं बच्चों सघन, और दूसरा माध्यम लेते हैं विरल। ठीक है। ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हुई और ये अभिलंब से दूर हट गई अपवर्तित किरण। ये बना आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R। ये आपतित किरण और O भी जो है अपवर्तित किरण। ये पहला चित्र है। दूसरे वाले में क्या घटना हुई कि यदि हम जो है आपतन कोण का मान बढ़ा दें, क्या कर दें, आपतन कोण का मान बढ़ा दें, तो देखते हैं बच्चों कि अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे AI अपवर्तन कोण R ऐसा।
कहने का तात्पर्य ये बच्चों कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो आगे अगर हम जो है आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक दूसरे कंडीशन में थोड़ा सा आपतन कोण का मान हम क्या किए, बढ़ाए पहले वाले से, जबकि तीसरे वाले में क्या होता है बच्चों, m1 m2 पृष्ठ हो गया, n1 n2। अब की बार हम आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिए कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया, 90 अंश। ध्यान देना बच्चों, आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया गया कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। आर का मान 90 डिग्री। तो इस आपतन कोण को ही क्या नाम दिया गया, क्रांतिक कोण। यह है क्रांतिक कोण की स्थिति। क्रांतिक कोण की स्थिति बात समझ में है बच्चों। तीनों फिगर का एनालिसिस करिए। ये भी अपवर्तन की घटना है, प्रकाश की किरण इसमें भी ये सघन से विरल में ही जाएगी। ध्यान देना, विरल से सघन में जाने पर यहाँ पर क्रांतिक कोण का घटना नहीं होगा। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तभी जो है यहाँ पर प्रकाश का जो क्रांतिक कोण की स्थिति है वो घटना होगी। तो पहली स्थिति में दिखाया गया कि सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। फिर क्या किया, हम धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ाते गए। एक ऐसी स्थिति बनी बच्चों कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ गया कि अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो गया। तो उस विशेष आपतन कोण को ही क्या नाम दे दिया गया, क्रांतिक कोण। क्लियर, फिगर बना लीजिए। चलिए परिभाषा क्या लिखते हैं, ध्यान देना, क्रांतिक कोण की परिभाषा। यदि आपतन कोण का मान ऐसे लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हो जाती है या दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण का मान ध्यान देना बच्चों, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण अर्थात क्रिटिकल एंगल कहते हैं।
क्लियर बच्चों, बात समझ में आई। इसे सामान्यतः जो है सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों क्रांतिक कोण। ऐसी घटना होती है कि यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या होगा, बढ़ता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, और उसी विशेष आपतन कोण को क्या नाम दिए, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्लियर बच्चों, बाकी इतनी बड़ी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप थोड़ा सा डीप में गए हैं, तो जानकारी है तो इतना लिख लेना। बाकी परिभाषा लिखते हैं दूसरा, कॉपी कर लीजिए। चलिए मिटा दें फिगर। फिगर समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, वीडियो स्टॉप करके फिर से देख लेना। चलिए, तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या में है? चलिए देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो परिभाषा क्या बताएंगे। लिखते हैं सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। उस आपतन कोण को क्या नाम दिया गया, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? इसे किससे प्रदर्शित किया गया, सी से। इसे सी से व्यक्त करते हैं। तो ये परिभाषा ज्यादा सही है कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो, तो उस विशेष आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए, तो ध्यान देना यहाँ पर। अब आगे देखते हैं बच्चों, फार्मूला यहाँ पर मिलेगा स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से फार्मूला क्या पढ़े बच्चों, प्रकाश की किरण सघन से विरल में आ रही है, सघन से विरल में आ रहा है, तो इसका मतलब डी एन आर। डी का मतलब हो गया डेंसर, डेंसर का मतलब सघन, और आर का मतलब हो गया रेयर, रेयर का मतलब विरल। ठीक है, ये हुआ सघन और ये विरल। बाकी कुछ भी हो सकता है माध्यम, जरूरी नहीं है सघन विरल, कुछ भी हो सकता है, जो होगा उसको आप रख दीजिए। क्लियर? तो चलिए, बराबर क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण की स्थिति से, क्रांतिक कोण की स्थिति से क्या होता है, क्रांतिक कोण की स्थिति क्या है कि आई का मान जो है सी के बराबर, फिगर देख लीजिएगा, और आर का मान क्या है 90 डिग्री। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, डी एन आर बराबर साइन सी अपान साइन 90 डिग्री। तो इस प्रकार बच्चों डी एन आर बराबर कितना बना, साइन सी अपान साइन 90 का मान 1, तो डी एन आर बराबर साइन सी। क्लियर? या करके इनको हम यहाँ पर देखें तो उत्क्रमिता के सिद्धांत से, ये भी मेन फार्मूला बन गया, उत्क्रमिता के सिद्धांत से उत्क्रमिता के सिद्धांत से
इस डी एन आर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी एन आर बराबर 1/r/n d। तो इस प्रकार बच्चों इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी एन आर बराबर 1/r/n d। इसको मान लेते हैं 3। तो समीकरण नंबर 2 व 3 से 1/r/n d बराबर साइन सी, या यहां से साइन सी बराबर r/n d बराबर कितना 1/sin सी, जो भी है मतलब वही। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये था, ये तो बेसिक एक व्यापक फार्मूला के रूप में है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। तो ध्यान देना बच्चों, ए भी संबंध है और ए भी संबंध है, ए भी संबंध है। यहाँ पर क्रांतिक कोण सी आपका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। समझ में आई बात, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि स्नेल का नियम लगाया गया, डी एन आर बराबर साइन आई अपान साइन आर। तो क्रांतिक कोण की स्थिति से आई बराबर क्या हो गया, सी, आर बराबर 90। तो समीकरण नंबर 1 से डी एन आर बराबर आई के स्थान पे साइन सी हो गया, उसके बाद साइन 90 मान 1, तो डी एन आर बराबर साइन सी। उत्क्रमता का सिद्धांत लगाया गया, उत्क्रमता के सिद्धांत से डी एन आर बराबर 1/r/n d लिख सकते हैं। तो इसको मान लिया गया 3, 2 बार 3 से क्या लिख सकते हैं 1/r/n d बराबर साइन सी। तो r/n d बराबर कितना 1/sin सी। यही क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। क्लियर, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान देना है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। अगर विरल से सघन में दिया है तो आप एक फार्मूला प्रयोग करेंगे, अगर सघन से विरल में दिया है तो डी एन आर बराबर साइन सी प्रयोग करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है, नोट करके लिख दे रहे हैं। यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तब साइन सी बराबर डी एन आर या डी एन आर बराबर साइन सी, चाहे जो भी हो। दूसरा पॉइंट, यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए तब साइन सी बराबर 1/r/n d। क्लियर बच्चों। अब d और r के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना, एक व्यापक फार्मूला बनाया गया है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो एग्जाम्पल एक लेते हैं। यदि प्रकाश की किरण जो है, यदि प्रकाश की किरण कांच से वाय में आ रही है, कहां से, कांच से वाय में आ रही है, तो यहाँ पर अगर फार्मूला बनाए बच्चों तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कांच से वाय में तो जी एन। क्लियर, इस तरीके से बना सकते हैं कोई भी फार्मूला। अब क्वेश्चन में क्या दे दे बच्चों, तो जल, वायु जल और कांच तीन होते हैं, तो तीनों में से कुछ भी दे सकता है, तो याद रखें। चलिए आगे, नेक्स्ट हेडिंग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए अगर क्रांतिक कोण आप लोग समझे हैं
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान देना, तो क्रांतिक कोण पहले बढ़िया समझिए, फिर आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। तो ध्यान देना बच्चों, हम क्रांतिक कोण में पढ़े थे कि यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का भी मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। बट बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम आपतन कोण का मान, जो क्रांतिक कोण है ना, क्रांतिक कोण का भी मान थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब सी वाले को मान को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। पहले वाले क्रांतिक कोण की स्थिति में क्या था, I बराबर C, बट अगर हम अब यहाँ पर अगर I का मान जो है C से बड़ा कर दें तो देखते हैं जो अपवर्तित किरण है वह पहले ही माध्यम में पूर्ण डिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों, फिगर बना के समझते हैं तो ज्यादा समझ में आए। तो ये M1 M2 N1 O N2, ये सघन घटना वही होगा बच्चों, सघन से विरल में ही, न कि विरल से, ध्यान देना। ये है आपतित किरण, क्रांतिक कोण की घटना दिखाया जा रहा है। ए बना आपतन कोण I बराबर C और ए R का मान 90। एक क्रांतिक कोण की स्थिति हो बच्चों, क्रांतिक कोण की स्थिति। फिर आगे देखते हैं M1 M2 N1 O N2। अब की बार क्या करते हैं, हम आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा और बढ़ाने का मतलब ये है कि I का मान अब की बार C से भी बड़ा कर देते हैं। तो देख रहे थे बच्चों, जब I बराबर C था तो सीधा एकदम सतह पर अपवर्तित हो गई। अगर हम थोड़ा सा भी मान बढ़ाए, एक अंश भी I का मान बढ़ाएं, तो सीधी सी बात बच्चों ये सघन माध्यम में ही क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो यही कहानी यहाँ पर भी है कि ये जो है उसी माध्यम में क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी। और यहाँ पर जो A है R का मान A 90 डिग्री से ज्यादा है। यहाँ पर R का मान 90 अंश से ज्यादा था, तो यहाँ पर R का मान 90 अंश से R का मान 90 अंश के बराबर था, तो यहाँ पर R का मान 90 अंश से ज्यादा। तो ये जो घटना है ना बच्चों, ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की है। इसमें 100 का 100% प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसीलिए बच्चों जिस पृष्ठ के जिस भाग से यहाँ पर यह घटना होती है वह पृष्ठ चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। जबकि परावर्तन की घटना में क्या था, परावर्तन वाले में ये था एमोनियम 2, AOB, ठीक है, N1O N2। इसमें बच्चों 100% नहीं, केवल 90% प्रकाश की परावर्तित किरण वापस लौटती थी, जबकि 10% भाग जो है इधर अवशोषित हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। बात समझ में? अर्थात इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है जबकि इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, समझ में आया? इसको याद रखना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में 100% प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है
जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई रहती है। जबकि केवल परावर्तन की घटना में 90% भाग जो है प्रकाश की किरण वापस लौटती है और 10% भाग जो है अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार इसमें ऊर्जा का ह्रास हुआ और इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो बना लेते हैं फिगर बच्चों, बना लीजिएगा, इसको याद रखना। परावर्तन की घटना में 90% भाग परावर्तित होती है और 10% भाग अवशोषित हो जाती है। जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में 100% भाग जो है पूरा क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। क्लियर? चलिए, तो परिभाषा क्या बनता है बच्चों, चलिए परिभाषा लिखते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाए, चाहे थोड़ा ही अधिक करो चाहे ज्यादा अधिक करो, अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बताएं कि जब यहाँ पर आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं बच्चों, चलिए नोट में लिखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में 100% प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है। अर्थात ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। जबकि प्रकाश के परावर्तन में 90% भाग वापस लौटती हैं और 10% भाग अवशोषित हो जाती है। अर्थात ऊर्जा का ह्रास होता है। क्लियर बच्चों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में ऊर्जा का कोई हानि नहीं होगा, जबकि परावर्तन की घटना में ऊर्जा का ह्रास होता है। केवल होता है बच्चों, नोटिस को जरूर याद रखना, एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे।
दूसरा पॉइंट नोट में फिगर मिटा दें। दूसरा पॉइंट नोट में याद रखना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में प्रकाश की किरण पृष्ठ के जिस भाग से वापस लौटती है वह भाग चमकीला दिखाई देता है। वह भाग चमकीला दिखाई पड़ता है। क्लियर बच्चों? याद रखना, कहीं पर भी चमकने वाली घटना का अगर नाम सुनाई दे तो वह किस घटना के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, जैसे कांच पर पड़ी दरारों का चमकना, शीशा का चमकना, हीरे का चमकना, परख नली का चमकना, जितने भी चमकने की प्रक्रिया होती है उन सब में कौन सी घटना होती है बच्चों? कौन सी घटना के कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। ठीक है, एक लास्ट हेडिंग लिखते हैं इस लेक्चर का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त। क्या शर्त होना चाहिए? पहली शर्त क्या है बच्चों? कि आपतन कोण का मान। पहली शर्त यह है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो एक कॉपी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया। जो बच्चे नए हो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलेंगे और चैप्टर वाइज कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं आपका, सब पढ़ाया जाएगा। कक्षा 10 का जो टॉपिक होगा उसको हम बता देंगे, बाकी जो कक्षा 12 होगा वो भी हम बता देंगे। बाकी इस समय कक्षा 10 का ही टॉपिक चल रहा है और 12 का भी जो कॉमन है। ठीक है, जब 12 का अलग अलग लेवल आएगा तो उसको हम बता देंगे कि हाँ ये 12 का टॉपिक है, कक्षा 10 वालों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे की न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्रांतिक कोण पर, फिर इस लेक्चर को कंप्लीट किया जाए। लिखते हैं क्वेश्चन, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
1.5 है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। फिर आगे क्वेश्चन दिया है एक किरण कांच से y एक किरण कांच से y में 50 अंश के कोण पर आपतित हो रहे हैं। क्या किरण y में प्रवेश करेगी? क्या किरण y में प्रवेश करेगी? और आगे क्वेश्चन में भी दिया है कि साइन 42 अंश बराबर 0.767। साइन 42 अंश का मान दिया है 0.67। क्लियर बच्चों? तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। काफी बढ़िया सवाल है, इसी लेवल क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। क्या दिया है? y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब एनर्जी का मान दिया है 1.5। तो कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना, मतलब c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला तो हम लोग पढ़े बच्चों। देखा जाए तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, मतलब y क्या है? विरल। कांच क्या है? सघन। विरल से सघन। तो बच्चों हम फार्मूला को तो पढ़े हैं कि साइन c बराबर 1/r(n)t रेयर टू डेंसर। भाई डीएनआर तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि विरल से सघन में दिया है अपवर्तनांक। ठीक है, ये फार्मूला लगे। तो साइन c बराबर 1/, यहाँ पर कितना ANG, तो साइन c बराबर 1/ANG का मान 1.5, कटेगा 0, 5 दूना 10, 5 दूना 15। तो साइन c बराबर 2/3, और 2/3 का मतलब बच्चे ए हुआ 0.6666 करेंगे तो 0.67 आएगा लगभग। क्लियर? तो जबकि क्वेश्चन में दिया है कि ये किसका मान है? साइन 42 अंश दिया है, तो यहाँ पर कोणों की तुलना करें तो c का मान कितना है? 42 अंश। हो गया यहाँ तक का आंसर। बट आगे पूछा है कि एक किरण कांच से y में 50 अंश के कोण पर आपतित हो रही है। अब आगे दिया है I का मान कितना? 50 अंश। तो पूछ रहा है क्या किरण y में प्रवेश करेगी? y से कांच का अपवर्तनांक दिया है, एक किरण कांच से y में अपवर्तनांक आपतन कोण दिया है 50, और जबकि क्रांतिक कोण का मान कितना है? 42। क्रांतिक कोण का शर्त क्या है बच्चों? कि I का मान है तो C के बराबर। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त क्या पढ़े हम लोग? कि आपतन कोण का मान यहाँ लिखेंगे, क्योंकि आपतन कोण का मान यहाँ पर क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्या I का मान यहाँ पर 50 से 42 अधिक होगा? हाँ, सही बात है। अच्छा, जब अधिक है, अतः प्रकाश की किरण y में नहीं प्रवेश करेगी, कांच में प्रवेश करेगी। क्लियर बच्चों? y में नहीं। भाई कांच से y में दिया है 50, मतलब कांच से y में जा रही है, कांच से y में जा रही है। और कह रहा है कि क्या किरण y में प्रवेश करेगी? नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान कितना है? 42।
अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा, तो तुरंत कौन सी घटना हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी तो सीधी सी बात बच्चों, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उसी माध्यम में तो जाएगी प्रकाश की किरण। तो कांच से वायु में जा रही थी तो प्रकाश की किरण कांच में ही प्रवेश करेगी, वायु में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है। क्लियर बच्चों? आगे कल पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। काफी अच्छा टॉपिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। ठीक है।